तो ये है what shifts you observed in yourself after UHV 1 and after UHV 2 classes, कि जो सेकेंड ईयर में आपने कंटेंट पढ़ा ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसी को हमने UHV 1 कहा, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ लेवल 1, है ना। तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद में जो है क्या हमारी समझ बनी, एक तो हम इस बात पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, अब जो वर्तमान में प्रेजेंट में हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं UHV 2, इसको पढ़ने के बाद में हमारी या हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है ना, कहाँ तक हमारी समझ बन पाएगी, है ना, कितना और क्लैरिटी हमारी बनेगी, क्या एक्सपेक्टेड है हमारी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, है ना, कि इन मुद्दों पर हमारी समझ बन पाए, है ना। तो ये कोर्स हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है, तो वो वाला पार्ट जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में सॉरी, ठीक है। तो आफ्टर UHV 1 अगर हम ध्यान से देखें तो पहला पॉइंट जो है ह्यूमन बीइंग, मानव को देखते हैं। तो मानव को हमने क्या माना, मानव को क्या समझा, वहाँ ये बताया गया था कि ह्यूमन बीइंग इज़ द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, मानव जो है वो सेल्फ और बॉडी का सह अस्तित्व है ना। ये बात वहाँ हमें सेकेंड ईयर में हम पढ़ के आए, ठीक है बेटा। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस के बारे में। पहले हम ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं जो आफ्टर UHV 1। अस्तित्व के बारे में क्या पता चला हमें कि जो अस्तित्व है ना, अस्तित्व में हमें दो ही रियलिटीज दिखाई पड़ती हैं, एक तो यूनिट्स हैं और दूसरा स्पेस है। और जो यूनिट्स हैं वो स्पेस में सबमर्ज्ड हैं, यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस, यूनिट्स आर इन कोएग्जिस्टेंस विद स्पेस, है ना, वो पूर्ण रूप से डूबी हुई हैं, घिरी हुई हैं, भीगी हुई हैं स्पेस के अंदर। ये बात हम वहाँ समझ गए, ठीक है। यूनिट्स दो प्रकार की समझी हमने, कॉन्शियस यूनिट और मटेरियल यूनिट, जड़ इकाइयाँ और चैतन्य इकाई। कॉन्शियस यूनिट बोलते हैं सेल्फ को और मटेरियल बोलते हैं जड़ इकाई। जड़ इकाई का मतलब जो भी आपको एयर, वाटर, सॉइल, है ना, या केमिकल सब्सटेंसेस या एटम या मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस इस फॉर्म में दिखाई पड़ती है, या इन सब पदार्थों से जो बनने वाला शरीर है, जैसे प्लांट बॉडी है, एनिमल बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो ये सब किस में काउंट करते हैं, मटेरियल में, ठीक है। इतना हमने वहाँ सेकेंड में पढ़ा। अब देखते हैं पर्पज, चाहना क्या है मानव की। तो मानव की चाहना जो हमें समझ में आई सेकेंड में हमने पढ़ा, वो तो निरंतर सुख की है और निरंतर समृद्धि की है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक मानव जो है वो निरंतर सुख और समृद्धि के साथ जीना चाहता ही है। ये हर किसी की नेचुरल एक्सेप्टेंस है एक तरीके से, या हर किसी की चाहना है। जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी चाहना क्या है ना, तो क्या उत्तर आता है, किसी से पूछो उत्तर आता है हैप्पीनेस, उत्तर आता है प्रोस्पेरिटी। और ये हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या निरंतरता में, है ना, तो उत्तर आता है निरंतरता में, कॉन्टिन्यूशन में। तो प्रत्येक मानव की चाहना यही है, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन कॉन्टिन्यूटी की, ठीक है, ये है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस हैप्पीनेस का मतलब क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो कंटिन्यूअस हैप्पीनेस को ध्यान से देखें हम, तो ये बात दिखती है कि जो हमारे जीने के 4 लेवल हैं जिन पर हमारा जीना हो रहा है ना, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर, इन चारों लेवल पर हार्मोनी के अकॉर्डिंग होना, व्यवस्था के अकॉर्डिंग होना, है ना, दैट इज हार्मोनी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, हार्मोनी एट द लेवल ऑफ फैमिली, हार्मोनी एट द लेवल ऑफ सोसाइटी एंड हार्मोनी एट द लेवल ऑफ नेचर, है ना। तो चारों लेवल्स पर हार्मोनी के अनुसार होना, या चारों लेवल का हार्मोनी में होना, व्यवस्था के अनुसार होना, उसे हमने कंटिन्यूअस हैप्पीनेस कहा है, ठीक है। तो निरंतर सुख तभी संभव हो सकता है जब हम चारों लेवल की हार्मोनी के प्रोविजन को समझकर वैसा ही जी पाएँ, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या है, हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी को इंश्योर करने का। तो 3 बात वहाँ बताई गई थी प्रस्ताव रूप में, आपको ध्यान होगा, है ना, कि 3 चीज़ें आवश्यक हैं
जीवन में निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि इंश्योर करने के लिए वो 3 चीज़ें क्या बताई थी? राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, रिलेशनशिप अर्थात संबंध, एंड आवश्यक सुविधा फिजिकल फैसिलिटी। तो ये 3 चीज़ हैं, है ना, ये बहुत ज़रूरी हैं जीवन में सुख और शांति और समृद्धि निरंतरता में इंश्योर करने के लिए। ठीक है, इन तीनों में से क्या हम किसी को छोड़ सकते हैं? तो ये बात आप जांच के देखो कि क्या आप सुविधाओं को छोड़ सकते हैं? क्या सुविधाओं के बिना जीवन में सुख आपका जो है और जो समृद्धि इंश्योर हो पाएगी निरंतरता में? तो इस बात को वेरीफाई करना, जांच कर देखना, है ना। क्या संबंधों को छोड़ सकते हैं? क्या बिना संबंधों को निभाए हम जीवन में सुखी हो सकते हैं, है ना, या रह सकते हैं? इस बात को जांचना। और संबंध और सुविधा की समझ के बिना उनको समझे, है ना, क्या हम उनको फुलफिल कर सकते हैं? जैसे मुझे संबंध की समझ नहीं है, मैं संबंध को पहचान नहीं पा रहा हूँ, है ना, परिवार के लोगों के साथ, समाज के लोगों के साथ, तो क्या बिना संबंध को समझे मैं संबंध पूर्वक जी पाऊँगा? इस बात को आपको जांचना है, वेरीफाई करना है। इसलिए जो वैल्यू एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो किसकी है? जांचने की है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की है। कि प्रस्ताव जो आपको मिलता है ना, इसको आप सुनकर माने नहीं, इसको जांचें। जांचने का जो आधार है वो आपके स्वयं के अंदर है, अपने अधिकार पर जांचिए। और उसको हम बोलते हैं आपकी नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति, कि कैसा होना आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल है। तो उस आधार पर प्रस्ताव को जांचें, है ना। जांच में अगर जांचें और जी के देखें उसको, है ना। जांचने का मतलब बेसिकली क्या है? सहज स्वीकृति के आधार पर हमने वेरीफाई उसको रेफर किया, है ना। अब उसको जी के देखेंगे, उस आधार पर जिएंगे, और जीने में हम अपनी सहज स्वीकृति को वैलिडेट करेंगे या प्रस्ताव को वैलिडेट करेंगे। तो उस प्रस्ताव के, उस प्रपोजल को जब जांचा हमने, वैसा जी के देखा, तो अगर उस प्रपोजल के आधार पर जीतते हुए मुझ में स्वयं में हार्मनी या हैप्पीनेस एंश्योर हो रही है तो प्रपोजल सही है। ये हुई पहली बात। अगर उस प्रपोजल के आधार पर जीतते हुए आपसी संबंधों में, ह्यूमन इंटरेक्शन में म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर हो रही है ना, तो प्रपोजल सही है। ये दूसरी बात हुई, है ना। और उस प्रपोजल के आधार पर जीतते हुए, है ना, अगर मेरा जो इंटरेक्शन प्रकृति के साथ हो रहा है वो हारमोनियसली हो पा रहा है ना, मैं एक हारमोनियस वे में जी पाता हूँ, इको फ्रेंडली वे में जी पाता हूँ प्रकृति के साथ, तो इसका मतलब जो प्रपोजल मेरा है वो सही के अर्थ में है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्रपोजल सही नहीं है, ध्यान रखना। इफ इट इज़ नॉट एंश्योरिंग हार्मनी विद इन योर सेल्फ, if it is not ensuring mutual happiness in human relationship, if the proposal is not ensuring harmony in nature or it is going against nature, it means proposal is not right। फिर आपको विचार करने की आवश्यकता है ना। इसलिए जो मेरा प्रपोजल है, अगर मोटा मोटा कहूँ, इफ माई प्रपोजल इज पीपल फ्रेंडली, इफ माई प्रपोजल इज इको फ्रेंडली, देन इट इज करेक्ट, इट इज राइट। इफ इट इज नॉट सो तो इट इज नॉट करेक्ट, है ना। तो ये सब जांचने के आधार हैं, है ना। तो प्रपोजल को सुनकर माने नहीं, उसको जांचें। तो यहाँ भी 3 बात प्रस्ताव रूप में आपके सामने रखी गई हैं, 3 चीज़ें बताई गई हैं, है ना, प्रोग्राम के रूप में। ये प्रस्ताव है, प्रपोजल है कि अगर ये 3 चीज़ को हम साथ लेकर चलते हैं, है ना, तो जीवन में निरंतर सुख और निरंतर जो समृद्धि है, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी एंड कंटिन्यूटी, ये एंश्योर हो पाती है। ये 3 चीज़ क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। ठीक है, अब इसकी क्या प्रायोरिटी है वो हम सेट कर सकते हैं। तो इसलिए प्रायोरिटी को भी हम ओपन रखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 1 2 3 बोल दिया कि नंबर 1 राइट अंडरस्टैंडिंग है ना। आप विचार करो, देखो, एक तो विचार ये करो कि क्या हम इसमें से किसी को छोड़ सकते हैं, क्या किसी के बिना बात बन सकती है। दूसरा, अगर ये 3 है तो 3 में से किसको प्रायोरिटी पे रखें, क्या सुविधाओं को प्रायोरिटी पे रखें, या संबंध को प्रायोरिटी पे रखें, या सही समझ को प्रायोरिटी पे रखें, है ना। वो जांच के देखना। तो जिन लोगों ने जांचा, वेरीफाई करा और अपने अनुभव बताए, तो उन्होंने प्रस्ताव रूप में ऐसा बताया कि अगर राइट अंडरस्टैंडिंग को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, है ना, तो राइट अंडरस्टैंडिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने से क्या होगा कि राइट अंडरस्टैंडिंग है, सही समझ है मुझ में, तो मैं संबंध को समझकर
है ना। संबंध को पहचान कर मैं संबंध पूर्वक जी पाता हूँ। ध्यान रखना, अगर मुझ में सही समझ है तो मैं संबंध को समझकर, संबंध को पहचान कर संबंध के भाव के साथ जी पाता हूँ। ठीक है, उससे आपसी संबंधों में म्यूचुअल हैप्पीनेस एंश्योर होती है। अगर मुझ में सही समझ है तो मैं अपने लिए कितनी सुविधाओं की आवश्यकता है, कितनी फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है, उसको भी पहचान पाता हूँ, है ना। और जितनी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक मैं अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, है ना, और बाकी लोगों के लिए जिनके साथ परस्परता में जी रहा हूँ, मैं उसको एंश्योर करा पाता हूँ, है ना। तो सही समझ से मैंने प्रोग्राम बनाया कि मुझे इतने सुविधाओं की आवश्यकता है, उसको फिर एंश्योर कराएंगे राइट स्किल्स के द्वारा, सही हुनर के द्वारा, और एक सस्टेनेबल वे में उस सुविधा को प्रोड्यूस करूँगा। जो सुविधा को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है, जो प्रोसेस है ना, दैट शुड बी या दैट मस्ट बी सस्टेनेबल, पीपल फ्रेंडली और इको फ्रेंडली। सस्टेनेबल का मतलब है कि वो जो प्रोसेस है प्रोड्यूस करने की, इट मस्ट बी पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली। ऐसा ना हो कि मैं सुविधाओं को प्रोड्यूस करते समय प्रकृति का शोषण कर दूं, ऐसा ना हो कि सुविधाओं को प्रोड्यूस करते समय मैं दूसरे मानव का शोषण कर रहा हूँ, उस बात को भी देखना है ना। इसलिए जो आपका सुविधाओं को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है ना, इट मस्ट बी साइक्लिक, म्यूचुअल एनरिचिंग, दैट इज सस्टेनेबल। कुल मिला के इट मस्ट बी इको फ्रेंडली एंड पीपल फ्रेंडली, ये बात भी ध्यान रखनी है ना। तो वो मैं तभी देख पाऊंगा जब मुझे में सही समझ होगी, है ना। तो सारी बातों का आधार क्या है? सही समझ। इसलिए सही समझ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है, संबंध को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा है, सुविधाओं को थर्ड प्रायोरिटी पर रखा है। अगर हम संबंध में, सुविधाओं में देखें, है ना, और इस बात को ऑब्जर्व करें कि क्या सुविधाएं संबंध को फुलफिल कर सकती हैं या संबंध को रिप्लेस कर सकती हैं, कि सुविधाएं हो और मैं संबंध को निभा पाऊँ, है ना। या क्या मेरे पास सुविधाएं तो संबंध को ठीक कर लूँ, क्या ऐसा हो सकता है? तो सुविधाएं आवश्यक हैं। जिनके साथ मेरा संबंध है, उनके जो मेरे संबंधी हैं, उनकी बॉडी को नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करना है ना। सुविधाएं आवश्यक हैं, ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन केवल सुविधाओं से मैं संबंध को ठीक कर दूं, है ना, ऐसा देखने को नहीं मिलता। जैसे आप एक किसी कमरे में बैठे हैं जहां सभी सुविधाएं जो हैं आपको अवेलेबल है ना, फ्रिज भी है, कूलर भी है, एसी भी है, टेलीविज़न भी है, डबल बेड भी है, और भी कंफर्ट्स अवेलेबल हैं, और आप दो लोग कमरे में बैठे हैं और दोनों के जो मन में एक दूसरे के प्रति विरोध का भाव है, अपोजिशन की फीलिंग है, कुछ पुराना कोई आपका इशू है, रिजोल्व नहीं हुआ, और आपके मन में दूसरे के प्रति विरोध का भाव है, दूसरे के मन में भी आपके प्रति विरोध का भाव है, और हमने दोनों को एक एसी कमरे में बैठा दिया। क्या लगता है ये सुविधाएं जो हैं आपके पास, क्या इन सुविधाओं से मिलने वाला सुख आपके संबंध को ठीक कर देगा? जांच के देखना। नो सर। हाँ, नो तो सर। इस बात को जांच के देखना। या दूसरा, जो दूसरा व्यक्ति वहाँ बैठा था वो चला गया वहाँ से उठ के, अब आप अकेले बैठे हो और आपके थॉट्स में कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं आपके जीवन में, है ना, कि एजम्पशन बेस आप जी रहे थे, तो एजम्पशंस चूँकि बदलती रहती हैं तो हमारा जो बिहेवियर भी चेंज होता रहता है, और वो एजम्पशंस ऐसी हैं कि उनकी वजह से आपके सेल्फ में डिसहार्मोनी, आपके विचारों में डिसहार्मोनी क्रिएट हो रखी है। और ऐसी परिस्थिति में आप एसी रूम में बैठे हैं, सुविधाओं के बीच, सुविधाओं से आप घिरे हुए हैं, खूब पैसा भी है, रुपया भी है, धन दौलत भी है, बढ़िया सब कंफर्ट्स हैं, क्या वो सुविधाओं का जो चमक है, उनका जो प्रभाव है, वो आपके थॉट्स के कॉन्ट्रडिक्शन को दूर कर देगा? इस बात को जांच कर देखना, है ना। तो ना तो सुविधाएं मुझ में सही समझ, सही भाव इंश्योर कर सकती, है ना ही सुविधाएं संबंध को ठीक कर सकती। इसलिए सुविधाओं की जो नीड है ना, उसकी जो प्रायोरिटी है, उसको हमने थर्ड रखा। थर्ड का मतलब सुविधाओं को छोड़ दे रहे हैं, थर्ड का मतलब बस सुविधाओं की आवश्यकता को हमने पहचान के थर्ड प्रायोरिटी इसलिए रखा कि सुविधाओं को हम केवल 3 रूप में देख पा रहे हैं। 3 आवश्यकताएं सुविधाओं की मात्र हैं। सुविधा मेरी बॉडी को नर्चर कर रही है, मेरे संबंधी की बॉडी को भी नर्चर कर रही है ना। सुविधा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है, और सुविधाओं के द्वारा मैं अपने शरीर का सदुपयोग कर पाता हूँ। तो इस यंत्र को, इस बॉडी को, बॉडी इज ए यंत्र, मशीन, इस यंत्र को दुरुस्त रखने के लिए, इस यंत्र को, है ना, ठीक रखने के लिए मुझे सुविधाओं की आवश्यकता है ना। ये है बस, ये इसकी जो है सुविधाओं की इतनी नीड है।
अब आप कभी घर में जांच के देखना ध्यान से, हमारे घर में ऐसी भी सुविधाएं होंगी, है ना, जो जिनके द्वारा ना तो मैं बॉडी को नर्चर कर पाता, ना मैं बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाता, और ना उन सुविधाओं के द्वारा मैं अपने बॉडी की एफिशिएंसी को बढ़ा पाता या अपने बॉडी का सदुपयोग कर पाता। फिर भी उन सुविधाओं के लिए परिवार में कलेश रहता है, कलह रहता है, संघर्ष रहता है, झगड़ा रहता है। एक के पास हीरे की अंगूठी है, एक के पास सोने की अंगूठी है, एक के पास चांदी की अंगूठी है ना। तब देखना कि क्या मन की स्थिति बनती है ना। चांदी वाला सोच रहा है कि मेरे पास सोने की हो जाए, सोने वाला सोच रहा है मेरे पास हीरे की हो जाए, और जो हीरे वाला है ना, वो अपना ओवर एवल्यूशन करके बैठा है। ओवर एवल्यूशन से मानव के अंदर ईगो, अहंकार पैदा होता है, और अगर आपके अंदर अहंकार पैदा है तो फिर आप सामने वाले का सम्यक आकलन नहीं कर सकते, आप उसका सम्मान नहीं कर सकते, आप उसका फिर अपमान करने पर उतारू हो जाओगे। और बेटा जी, अपमान कभी किसी को सहज स्वीकार्य नहीं होता। तो जितनी एजम्पशन है वो सब फिर एंटी पीपल हमें दिखाई पड़ती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसी ऐसी सुविधाएं घर में हैं जिसको हमने ला रखा है, और घर में उनकी वजह से कलेश, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन हमने क्रिएट कर रखा है। ना तो सुविधाएं बॉडी को नर्चर कर रही, ना प्रोटेक्ट कर रही, ना बॉडी का सदुपयोग कर पा रही, और फिर भी हम लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं उन सुविधाओं के लिए। ये फिर जांचने का विषय है कि क्या ऐसा करना सही है मैं नहीं। इसलिए सबसे प्रायोरिटी पे हमने सही समझ को रखा। तो सही समझ होगी तो फिर हम संबंध को समझ के निभा पाएंगे, है ना। सही समझ होगी तो फिर हम सुविधाओं के प्रति भी एक सही समझ बना के, और कितनी क्वांटिटी में सुविधा की आवश्यकता है ना, उसको हम फुलफिल करेंगे, है ना। और फिर ऐसी किसी सुविधा के लिए हम झगड़ेंगे नहीं, परिवार में कलेश नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ये है, तो इसलिए सही समझ हैज़ बिन गिवन प्रायोरिटी नंबर 1, संबंध प्रायोरिटी 2 और सुविधाएं प्रायोरिटी 3। आप भी अभी इसको ओपन रखते हैं, आप भी चाहें तो उसको जांच के देख सकते हैं। इतनी बात वहाँ हमने जो है करी UHV 1 में, ठीक है। अब आते हैं UHV 2 में। हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, या ये कोर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि कहाँ तक आपकी समझ बन पाए, ठीक है बेटा। तो उसको और एक बार देख लेते हैं हम। तो UHV 2 में जो कहाँ तक हमारी समझ डेवलप हो जाए, है ना, कितना हमारा कॉम्पिटेंस डेवलप हो जाए, उसको देखते हैं। तो मानव के बारे में, है ना, तो ये तो हमने पढ़ाई है पहले से कि सेल्फ इज ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, ये बात तो हम पढ़ के आए हैं, है ना। तो इसमें हम किस पर फोकस करेंगे मेनली, कि ह्यूमन बीइंग सेल्फ और बॉडी का सह अस्तित्व है, ये बात तो क्लियर है ना। लेकिन इन दोनों के सह अस्तित्व में जो फोकस है वो किस पर है, सेल्फ पर है। सेल्फ इज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उसकी केंद्रीय भूमिका है, उसकी प्रमुख भूमिका है सेल्फ की, है ना। क्योंकि सेल्फ ही क्या है, अगर ध्यान से देखें तो सेल्फ सीयर है, सेल्फ डूअर है, सेल्फ एंजॉयर है। देखने वाला सेल्फ है, निर्णय लेने वाला सेल्फ है, आनंद लेने वाला, सुख दुख को भोगने वाला सेल्फ है। बॉडी एक मात्र यंत्र है ना। बॉडी मात्र एक यंत्र है। बॉडी वैसा ही परफॉर्म करती है, बॉडी वैसा ही एक्ट करती है जैसी कमांड, जैसे डिसीजंस, जैसे इंस्ट्रक्शंस सेल्फ बॉडी को देता है। मेरी बात समझ रहे हो। बॉडी का तो अपना व्यक्तिगत जो कंडक्ट है वो डेफिनेट है, ध्यान रखना, है ना। तो अगर सेल्फ बॉडी के कंडक्ट को, डेफिनेट कंडक्ट को समझकर, है ना, और उसी प्रकार से हारमोनियसली जीतता है बॉडी के साथ, तो बॉडी भी हारमोनियम बनी रहती है, बॉडी भी स्वस्थ बनी रहती है। लेकिन जब सेल्फ अपनी एजम्पशंस को, है ना, अपने जो उसके डिसीजंस हैं उनको बॉडी पर थोपता है, बॉडी के कंडक्ट के अगेंस्ट जाके, तब बॉडी बीमार बन जाती है। जैसे आपको भूख लगी है, दोपहर का समय है ना, और बॉडी समय खाना मांग रही है, तो उस समय बॉडी को खाना दे दो। आप क्या कर रहे हैं, अभी आपने प्रायोरिटी पे कॉफ़ी रख रखी है, आपने कॉफ़ी ले ली, आपने नमकीन खा ली, आपने बिस्किट खा लिया, है ना। तो जिस समय आपकी बॉडी भोजन मांग रही थी, वो भूखी थी, उस समय आपने उसे कुछ और दे दिया, फिर एक कप चाय और पी ली, किसी काम में व्यस्त थे, आपने भूख को भी इग्नोर कर दिया, है ना, या आपने उस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा है। मेरी बात समझ रहे हो। तो उससे क्या है, बॉडी का तो कंडक्ट डेफिनेट है, वो तो टाइम पे आपसे भोजन मांग रही है। ये हम ही तो हैं जो भोजन नहीं दे रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको नींद आती है रात को, बॉडी तो नींद मांग रही है ना, रेस्ट मांग रही है, बॉडी पार्ट रेस्ट मांग रहे हैं, ठीक है। ये आप हो कि मोबाइल की संवेदना है, मूवीज़ की संवेदना है, सीरियल देख रहे हैं, बिग बॉस देख रहे हैं, उनकी संवेदना हमें इतनी अच्छी लग रही है कि हमने बॉडी के कंडक्ट के अगेंस्ट जाके बॉडी को जगाए रखा। ध्यान रखना,
और फिर हम 1 बजे 2 बजे रात में सो रहे हैं, और जबकि बॉडी ने नींद की डिमांड कब कर दी थी, अगर ध्यान रखें तो 11 बजे 10 बजे कर दी थी। तो जब भी आप बॉडी के कंडक्ट के अगेंस्ट जाके, है ना, कुछ करते हैं, आपका सेल्फ इस तरीके से कुछ निर्णय लेता है जो बॉडी के कंडक्ट के अगेंस्ट है ना, तो फिर जो बॉडी है बीमार पड़ती है। ध्यान रखना, है ना। इसलिए मेन फोकस किस पर है? सेल्फ पर है। सेल्फ समझदार हो जाए, सेल्फ जिम्मेदार हो जाए, तो फिर वो बॉडी की भी केयर कर सकता है ना। इसलिए आपने स्वास्थ्य संयम वाले चैप्टर में एक बात पढ़ी होगी, संयम की फीलिंग, है ना, कि अगर मेरा सेल्फ समझदार जिम्मेदार है तो मेरे सेल्फ में एक संयम की फीलिंग है मेरी बॉडी के लिए। क्या फीलिंग कहती है? कि बॉडी को नर्चर करना है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना है और बॉडी का सदुपयोग करना है ना। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो बॉडी स्वस्थ रहती है, मेरे बॉडी पार्ट्स हार्मनी में बने रहते हैं। तो इसलिए वहाँ कहा था कि अगर सेल्फ हार्मनी में है ना, सेल्फ व्यवस्था के अनुसार है ना, सेल्फ में संतुलन है, तो फिर बॉडी पार्ट्स में भी हार्मनी बनी रहती है। और सेल्फ में डिसहार्मनी है, विचारों में कॉन्ट्रडिक्शन है ना, उथल पुथल है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट फिर बॉडी पर भी दिखाई पड़ता है। तो हमारे सेल्फ में उथल पुथल होने की वजह से, डिसहार्मनी होने की वजह से, थॉट्स में कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रडिक्शन होने की वजह से, है ना, क्या होता है, बॉडी पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सेल्फ में गड़बड़ी होने की वजह से जब बॉडी पर उसका निगेटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है या कोई बीमारी हो जाती है, तो बेटा जी ऐसी बीमारियों को बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिजीज, है ना। साइको मतलब मन, PSYCHO, साइको का मतलब मन, है ना, सोमेटिक का मतलब बॉडी, कि मन में गड़बड़ी है, विचारों में गड़बड़ी है, विचारों में कॉन्ट्रडिक्शन है, और उसकी वजह से मेरे जो है बॉडी में क्या हो गया, मेरी बॉडी में जो है डिसहार्मनी क्रिएट हुई। ये है। तो मेन फोकस किस पर है? सेल्फ पर है। अगर सेल्फ समझदार जिम्मेदार है, सेल्फ की पॉलिशिंग कर लें, है ना, तो फिर जो है बॉडी को हम स्वस्थ रख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो सेल्फ में हार्मनी का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए कहा जो मेन फोकस है ना, वो किस पर है? सेल्फ पर है। सेल्फ का एक सेंट्रल रोल प्ले करता है मानव के होने में। ये बात वहाँ बताई गई थी। तो इसलिए यह बात बताई गई है कि ह्यूमन बीइंग इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी इन विच सेल्फ इज सेंट्रल, सेल्फ इज प्लेइंग सेंट्रल रोल। यहाँ तक हम उसको देख पाएँ और हम सेल्फ को सीयर डूअर एंजोर की फॉर्म में देख पाएँ, है ना, अच्छे से। इतनी एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स की, ठीक है। सेकंड, एग्जिस्टेंस के बारे में, तो वही बात है कि एग्जिस्टेंस जो है उसमें 2 रियलिटीज देखने को मिलती हैं, है ना, यूनिट्स एंड स्पेस। और जो एग्जिस्टेंस है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कोएग्जिस्टेंस विच इज़ फर्दर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस। ये बात बताई गई है। जैसे जैसे हम अनफोल्डिंग करते हैं परत दर परत, है ना, डीप उसको देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि जो अस्तित्व है वो सह अस्तित्व के फॉर्म में है। उसको और अनफोल्ड करके देखते हैं तो उसका मतलब है कि यूनिट सबमर्ज्ड इन स्पेस, कि ऑल द यूनिट्स एग्जिस्ट टुगेदर विद स्पेस। दिस इज व्हाट वी से कोएग्जिस्टेंस। यूनिट्स एंड स्पेस आर इंसेपरेबल, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस, डूबी हुई हैं, है ना। यूनिट्स 2 प्रकार की बताई, कॉन्शियस और मटेरियल। कॉन्शियस का मतलब सेल्फ और मटेरियल का मतलब जो भी आपका केमिकल सब्सटेंसेस है, पदार्थ है, या उस पदार्थ से बनने वाले जो शरीर हैं, जैसे प्लांट बॉडी हुई, एनिमल बॉडी हुई, ह्यूमन बॉडी हुई। केवल बॉडी की बात कर रहा हूँ बेटा, है ना, तो ये मटेरियल है। या फिर जो आपका हवा, पानी, मिट्टी, है ना, मेटल्स, ये सब क्या है? मटेरियल है, ठीक है। हो गया। पर्पस क्या? पर्पस वही है, निरंतर सुख चाहना। क्या है मानव की? निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि, है ना। अब चाहना को पूर्ण करने का प्रोग्राम क्या है? चाहना पूरी कैसे होगी? तो चाहना को जब पूरी करने का प्रोग्राम देखते हैं तो चाहना जो है हमारी निरंतर सुख, वो ज्ञान और समाधान के द्वारा ही संभव है। ज्ञान का मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग और समाधान का मतलब रेजोल्यूशन। तो ज्ञान किसको बोल रहे हैं यहाँ? ज्ञान किसको बोल रहे हैं? इस अस्तित्व को मैं सह अस्तित्व के रूप में देख पाऊँ, ये ज्ञान है। इस अस्तित्व को मैं अनुभव कर पाऊँ, रियलाइज कर पाऊँ, और इसको मैं सह अस्तित्व के रूप में देख पाऊँ। इसको मैं यूनिट्स सबमर्ज्ड इन स्पेस के रूप में देख पाऊँ।
इस अस्तित्व को मैं नेचर सबमर्ज्ड इन स्पेस के रूप में देख पाऊँ, है ना। इस अस्तित्व की मैं जो हार्मनी का प्रोविज़न है उसको मैं समझ पाऊँ, इस अस्तित्व में मेरा क्या रोल है इसको मैं देख पाऊँ, इन सभी बातों को ज्ञान कहा। कुल मिलाकर इस अस्तित्व की रियलिटी को मैं देख पाऊँ, मैं भी अस्तित्व का हिस्सा हूँ। और मैं ये भी देख पाऊँ कि मेरे अंदर देखने वाला कौन है, शरीर देख रहा है या सेल्फ देख रहा है, उस बात को भी देख लूँ। जो मेरे अंदर दृष्टा है मैं उसको भी जान लूँ, उसको भी देख लूँ कि जो इस अस्तित्व को जानना कौन चाहता है, शरीर जानना चाहता है या सेल्फ जानना चाहता है, नोवर कौन है, जानने वाला कौन है। ये सब बातों को मैं समझ पाऊँ, देख पाऊँ, यही ज्ञान है। और जब मैं ज्ञान को व्यक्ति उपलब्ध होता है ना, सह अस्तित्व को देख पाता है, अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में देख पाता है ना, अस्तित्व की जो वास्तविकता है उन्हें देख पाता है, तो फिर जो मानव के विचार हैं वो फिर ज्ञान के आधार पर ही चलते हैं, सह अस्तित्व के आधार पर चलते हैं। तो जब मेरे विचार ज्ञान और ज्ञान के आधार पर चलने लगे, मेरे अंदर जो विचार और भाव हैं जब वो ज्ञान के आधार पर चलते हैं तो उसी को समाधान कहा, और ऐसे व्यक्ति को समाधान व्यक्ति कहा, है ना। तो ज्ञान और समाधान ही मेरे निरंतर सुख और समृद्धि का क्या है, में सहायक है। या ज्ञान और समाधान के द्वारा ही मेरे स्वयं में निरंतर समृद्धि और निरंतर सुख इंश्योर हो सकता है। ध्यान रखना, ये बातें बताई गई है, समझ रहे हो। तो ये राइट अंडरस्टैंडिंग ज्ञान, रेजोल्यूशन समाधान। ज्ञान का मतलब सह अस्तित्व को समझना, दूसरे शब्दों में कहूँ तो अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में देखना, अस्तित्व की रियलिटी को देखना, ये ज्ञान है। और समाधान का मतलब अब जो मेरे विचार हैं और जो मेरे भाव हैं वो ज्ञान के आधार पर है, वो सह अस्तित्व की जो रियलिटी को समझा है, अब उस रियलिटी के आधार पर ही मेरे विचार और भाव चलेंगे, उसको समाधान कहा। तो ज्ञान और समाधान ही मानव में, है ना, निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जीने की योग्यता का विकास करता है, या इन दोनों बातों का इंश्योर करता है ना। हमारी इतनी समझ बढ़ जाएगी कि हम निरंतर सुख और निरंतर समृद्धि के साथ जी पाएं। तो उसका प्रोग्राम क्या है, ज्ञान और समाधान। तो फिर हमें दिखने भी लगता है, अगर हमें दिख रहा है कि ज्ञान और समाधान से सुख संभव है तो फिर हम ज्ञान और समाधान पर चर्चा करते हैं, है ना। अगर हमें दिख रहा है कि ज्ञान और समाधान में सुख नहीं है, संवेदना में, सुविधाओं में फंसे रहे हैं, उसमें सुख है, तो हम सुविधाओं के बाबत उनके रिगार्डिंग चर्चा करते हैं, है ना। तो इससे हम अपने जो है समझ को देख सकते हैं कि आपको सुख किस में दिख रहा है ना। तो ये है, तो यहाँ तक हम देख पाए, है ना, इतनी हमारी समझ बन पाए, ज्ञान और समाधान को हम समझ पाए। ये इस